तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये स्लिट है और यहाँ स्क्रीन है। तो अगर आप स्क्रीन को दूर लेके जाओगे स्लिट से, ओके, तो जो एंगुलर सेपरेशन है फ्रिंजेस का उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? एंगुलर सेपरेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मान लो यहाँ से ये फ्रिंज यहाँ बन रही है, ये थीटा एंगल है। तो अगर आप दूर भी लेके जाओगे तो ये y की पोजीशंस बड़ी हो जाएगी सेंट्रल ब्राइटनिंग से, लेकिन एंगल फिर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स है, अगर बदल दिया जाए दूसरे मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स से और उसकी वेवलेंथ बड़ी हो तो क्या एंगुलर सेपरेशंस कम होगी या ज़्यादा होगी? तो सबसे पहले एंगुलर सेपरेशन डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर और डी के ऊपर, ठीक है। तो यानी वेवलेंथ अपॉन डी होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो अगर वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो एंगुलर सेपरेशन बड़ी होगी, ना कि कम होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नो स्टेटमेंट 1 इज स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। देखो ये ओपन पाइप है और ये क्लोज्ड पाइप है। हमारे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालनी है ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के बीच में। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन 2L, और यहाँ पे लेंथ यानी लेंथ ऑफ द ट्यूब और पाइप, और यहाँ क्लोज में क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ साउंड अपॉन 4 इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। ओके, जब हम रेशियो निकालेंगे V/2L अपॉन V/4L, वो हो जाएगी 2/1। तो आंसर हो जाएगी 2/2। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे को सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और मास m है। यहाँ हॉलो स्फीयर है, रेडियस m है और सॉरी रेडियस r है और मास m है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी इसकी सॉलिड की, वो हो जाएगी mr² 2/5, और हॉलो की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 2/3 mr²। ओके, अभी इसके केस में जो रेडियस ऑफ जायरेशंस होगी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इक्वल करोगे m के सॉलिड की रेडियस ऑफ जायरेशंस का स्क्वायर 2/5 mr², और इसके केस में आप लिखोगे m के हॉलो का रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mr²। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो kh² बाय kh² इक्वल टू आ जाएगी 2/5 अपॉन 2/3, दैट इज 3/5। तो kh अपॉन kh जो हो जाएगी √3/5। तो यहाँ पे एक गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, ये क्या होनी चाहिए? √3 √5, यानी √3 ये होनी चाहिए। ओके, अगर ऐसा रहता है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन तो क्या होती? 3:5। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एसी सोर्स से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और इस सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है करंट की, यानी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। करंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। अब जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली करंट जो फ्लो करेगी वो कम हो जाएगा सर्किट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी? नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी? नहीं, बढ़ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज होगी? नहीं, कम हो जाएगी। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी हुई है बाल्मर सीरीज की, तो बाल्मर सीरीज के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला वेवलेंथ के, और एन की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। ओके, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो जो वेवलेंथ आ जाएगी 4/r आ जाएगी इस फॉर्मूला से। अब सवाल में ये दिया हुआ है कि ये जो 4/r वेवलेंथ आई है ये उसकी वैल्यू भी लैम्डा ही है, यानी लैम्डा इक्वल टू 4/r। तो r इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 4/λ। तो r इक्वल टू क्या हो गई? 4/λ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें ब्रैकेट सीरीज में निकालना, तो 1/λb इक्वल टू r 1/4² माइनस 1/∞² ब्रैकेट सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू होती है 4 और n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी शॉर्टेस्ट के लिए।
तो यहाँ पे डाल दिया फटाफट, ये हमारा आंसर आ गया r/16। अब r की वैल्यू यहाँ से पिक करके डालेंगे, तो ये 16/r हो गई, तो r हो जाएगी 4/λ यानी 4λ। देखो एक व्हीकल है जो कि आधी डिस्टेंस चल रही है v स्पीड से, और अनदर हाफ डिस्टेंस चल रही है 2v स्पीड से। ओके, मतलब स्पीड डबल हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड निकालिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस, यहाँ vt हो गई ये डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, vt हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम क्या होगी, t प्लस t प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो हमारे को कितनी आ जाएगी, 4v/3। तो आंसर हो जाएगा 4v/। देखो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। जब के कांस्टेंट होगी तो हम लिख सकते हैं u1/u2 इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। तो u1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे को u दिया हुआ है, जब डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, u2 निकालना है। और इसकी डिस्टेंस जो दी हुई है यानी स्ट्रेच जो हुई है स्प्रिंग में, वो कितनी है, एक्सटेंशन 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो u/u2 जो हो जाएगी 2/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 का होल स्क्वायर। सो u2 जो हो जाएगी 16u हो जाएगी। ओके, सवाल बहुत ही सिंपल है। एक बुलेट फायर की गई है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से। हमारे को मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो u² sin² θ/2g होता है। और यहाँ पे डाल दो सारा, u डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू 2g, तो 1000 मीटर आ जाएगा आंसर। ओके, अब अगर रेंज पूछ देता है ये वाली, तो उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो नहीं भी हो सकता था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप में होती है, इसीलिए क्या हो जाएगी 0। एक क्लोज लूप में जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटर होती है उतनी ही बाहर निकलती है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी 0। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन πr² h। तो h नहीं लिखेंगे, l लिखेंगे, क्योंकि लेंथ है, हाइट नहीं है। ओके, हमें हमारे को परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी चाहिए ऊपर में हो या नीचे में, हमें सिर्फ पावर चेक करना, उससे पता चल जाएगा। यहाँ मास के ऊपर पावर कितनी है m, तो इसके लिए डेल्टा m/m करना है। r², देखो यहाँ पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे आपको डेल्टा r/r करना है ट्वाइस, प्लस यहाँ लेंथ में कितनी है पावर 1, तो डेल्टा l/l करना है। बाकी आप यहाँ से ले सकते हो सारी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। देखो डेल्टा m यहाँ पे कितनी दी है, 0.0002 मास में, तो ये देखो 0.002 अपन मास कितनी दी हुई है 0.4, तो ये हो गई 0.4 प्लस ट्वाइस r में देखो यहाँ पे क्या हो गई 0.001, 0.001 अपॉन ये कितनी हो गई 0.3 प्लस डेल्टा l देखो यहाँ 0.02 अपॉन कितनी हो जाएगी 5। इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आपको आ जाएगा। परसेंटेज में निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 अपॉन 0.4 आ जाएगी, ठीक है, परसेंट। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2 इंटू 0.1/0.3%, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगी 2/5%। तो बेसिकली जो हमारा आ गया, ये इसको निकाल दो, ये हो जाएगी 2/4 यानी 1/0.5%, ये हो जाएगी 2/3%, और ये हो जाएगा 2/5, 0.5 को 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो सारा परसेंट बाहर 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5, इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी 15, 15 नहीं, मान लो 30 हो जाएगी। तो ये हो गई 15 प्लस 20 प्लस 12, तो ये हो गई 15 प्लस 20 35 और 47/30%, 47/30%। ओके, तो अभी इसको करेंगे 3 से 10, 3 से ये हो जाएगी 15 पॉइंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
36 18 2 आ जाएगा 15.66, तो 1.566%। देखते इतना है। ओहो, तो राउंड ऑफ करेंगे 1.566 का, तो क्या आ जाएगा 1.6%, यही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा एक्सिस के अराउंड होगा। हमेशा हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सिस के अराउंड। ओके, क्लियर हो? ये जो एक्सिस है वही डायरेक्शन, यानी अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, तो जेड जो एक्सिस होगी वो डायरेक्शंस बताएगी एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर स्पीड की, दैट्स इट, एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर निकालनी इंडक्टर में, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ LI²। ओके, एक इंडक्टर में अगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हाफ L की वैल्यू डालेंगे, कितनी है 4, और I की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 4 इंटू 4 16/2 8 वाला कोई है। ओके, अब हमारे को चेक करना पड़ेगा माइक्रो वगैरह में, तो हाफ, तो L जो है हमारा 4 इंटू 10⁻⁶ है, I जो है हमारा 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, यानी माइक्रो वाला हो जाएगा आंसर। देखो, जो रेक्टिफायर होती है, रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, यानी वोल्टेज की वैल्यू को कम करना, ना कि रिपल निकालना, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, पीएन जंक्शन डायोड का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, रिपल निकालने का काम नहीं है। रिपल का मतलब होता है जो डीसी निकलती है एसी को जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ एसी की अमाउंट रह जाती है, कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, उसको रिपल बोलते हैं। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट होती है, ये क्या करती है, रिपल को रिमूव करती है। और जीरो डायोड क्या करती है, रेगुलेट करती है, स्टेबलाइज करती है। क्लियर हो गया? तो ये आंसर होगा 4। तो रिपल को कौन निकालेगा? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट। तो क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, एक फुटबॉल प्लेयर यहाँ से साउथवर्ड जा रहा है। ओके, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, सडनली वो किधर टर्न हो गया, ईस्टवर्ड हो गया, विद द सेम स्पीड के साथ। यानी यहाँ जो पहली इनिशियल स्पीड हो गई यू जो हो गई, वो किस डायरेक्शन में है, -j के डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। और जो फाइनल स्पीड हो गई वो भी यू है, अमाउंट यू ही है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, आई के डायरेक्शन में है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यू आई माइनस यू जे, तो यू कॉमन ले लो, तो क्या हो गया आई प्लस जे। यानी चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम को। तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शंस कितनी हो, यानी इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। उसकी आई और जे, आई किधर होती है इधर, जे किधर होती है इधर, इसके ठीक बीचों बीच जा रही है क्योंकि दोनों के आगे कोएफिशिएंट सेम है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स। तो हमें फोर्स की डायरेक्शंस निकालना, तो किधर हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पे देखो, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, बाहर जो लाइट की फॉल कर रही है उसके सिंगल फोटोन की एनर्जी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस होगा। तो इस केस में सीजीएम ही एक ऐसी मटेरियल है, किधर गई सीजीएम, यहाँ, जिसकी जो वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी हाँ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और लाइट जो फॉल कर रही है वो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। मतलब सीजीएम के केस में सीजीएम मटेरियल की वर्क फंक्शंस कम है सिंगल फोटोन की एनर्जी से, इसलिए सीजीएम में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। बाकी सब में देखो 2.20 से बढ़ गए, यहाँ 2.30 है, यहाँ 2.20 इक्वल है, तो इसमें भी नहीं होगा। यहाँ 2.75, सॉरी ये 2.30 वेव की एनर्जी। ओके, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब एरिया के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा, फोटो डायोड ऑप्टिकल रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, सही बात है। दूसरा कि जीनो डायोड डिजाइन की जाती है इसलिए कि वो रिवर्स बायस में काम करे, बिल्कुल ये भी बात सही है, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट, यस ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो 18, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक
फील्ड की एम्पलीट्यूड दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड अपॉन सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगी। और देखते हैं क्या आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 48 और सी कितनी होती है 3 इंटू 10 तो ये क्या हो गया 16, 16 इंटू 10 - 8 यानी 1.6 इंटू 10 - 7, 1.6 इंटू 10 - 7 करेंगे 4। तो अब ये सवाल देखो, एक गैस है जो कि -50 डिग्री सेल्सियस पे है, कितने टेम्परेचर तक इसको लेके जाएं जो जब इसकी वेलोसिटी 3 गुनी ज़्यादा हो जाए। तो मान लो जो VRMS होती है वो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो V1/V2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √T1/T2। अभी हमारा V1 को हम V कंसीडर कर लेंगे और जो नई V होगी वो 3 गुना ज़्यादा है, मतलब कितनी हो जाएगी 4V हो जाएगी। इनिशियली V है और नई क्या हो जाएगी 3 गुना ज़्यादा है, तो V + 3V यानी कितनी हो जाएगी 4V। यानी दोनों को अगर निकालोगे रेशियो तो आ जाएगी 1/4। तो 1/4 इक्वल टू √273 - 50 कैलविन में कन्वर्ट करेंगे, T2 आएगी, T2 की वैल्यू हमारे को 3568 आ गई, -273 करेंगे हमारे को सेल्सियस में आ जाएगी 3295। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालनी है करंट की सर्किट में। देखो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे देखो ये 10 वोल्ट है, तो हमारे को समझना पड़ेगा कि करंट, और यहाँ 5 वोल्ट है, और तो करंट ऑब्वियसली यहाँ से इस डायरेक्शंस में चलेगी, मतलब ए से बी की डायरेक्शंस में, और इस तरह से पूरी नेटवर्क में फ्लो करेगी। ओके, तो डायरेक्शंस आपकी क्या हो गई A to B, फ्रॉम B to A थ्रू E, फ्रॉम B to A थ्रू E, यानी इस ऐसे बात करेंगे ये तो नहीं होगी। फ्रॉम B to A थ्रू E ये भी नहीं होगी। फ्रॉम A to B थ्रू E, फ्रॉम A to, हाँ इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे को करंट निकालना है, किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, करंट हमारे को मिल जाएगी। ओके, तो चलो किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई 5 वोल्ट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव में इंटर कर लेंगे, और ये हो जाएगी I इंटू 1। फिर यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगी I इंटू 7। फिर यहाँ I इंटू 2। अब यहाँ -10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये हो गई 5 और -10, -5 तो उधर चली जाएगी, +5 हो जाएगी। तो 7I, I 8I और 2 10I। तो I जो हो जाएगी 0.5 एम्पियर है, यानी आंसर थर्ड हो जाएगा।